कल्पना कीजिए एक बहुत ही रोमांचक फुटबॉल मैच की। मतलब बिल्कुल खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है, दोनों टीमें मैदान के बीचों बीच खड़ी हैं और बस किक ऑफ का इंतजार कर रही हैं। लेकिन अचानक रेफरी सीटी बजा देता है। हाँ, लेकिन मैच शुरू करने के लिए नहीं। वो सीटी बजाता है और सीधे एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर निकाल देता है। अरे बाप रे, बिना कोई फाउल किए। बिल्कुल, किसी खिलाड़ी ने अभी गेंद को छुआ तक नहीं है, कोई नियम नहीं तोड़ा, तो बिना उसका खेल देखे उसे सजा कैसे दी जा सकती है? ये तो सरासर नाइंसाफी लगती है ना। हाँ, ये स्थिति तो खेल के बुनियादी ढांचे को ही खत्म कर देगी। मतलब किसी भी निष्पक्ष प्रणाली में हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का, अपनी बात साबित करने का मौका मिलना ही चाहिए। सही कहा। अगर किसी को प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही परिणाम भुगतने पर मजबूर कर दिया जाए तो वो न्याय नहीं है, वो बस ताकत का मनमाना प्रदर्शन बन जाता है। और सच कहूं तो यहीं से आज के हमारे इस डीप डाइव की शुरुआत होती है। राज्य की असीमित ताकत और एक आम नागरिक की व्यक्तिगत आज़ादी के बीच का ये जो टकराव है ना, ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज का सबसे नाजुक हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत यानी बेल के उस जटिल तंत्र को हम समझेंगे जो पुराने सीआरपीसी से लेकर हाल ही में लागू की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तक एक बहुत लंबा सफर तय कर चुका है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है समझना, है ना। मतलब हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि इस अमुक व्यक्ति को बेल मिल गई या उसकी बेल खारिज हो गई, लेकिन इसके पीछे की जो कानूनी और दार्शनिक जद्दोजहद है वो काफी पेचीदा है। हमने कई कानूनी दस्तावेजों और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों को देखा है इस डीप डाइव के लिए। हाँ, और इस पूरी जद्दोजहद को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें उस मूल सिद्धांत को समझना होगा जिसे हमारी न्यायपालिका ने दशकों पहले स्थापित किया था। आप जस्टिस कृष्ण अय्यर वाले उस मशहूर कोर्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जस्टिस वी.आर. कृष्णन अय्यर का वो ऐतिहासिक कथन, जमानत नियम है और जेल अपवाद। बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो इसका असल मतलब क्या है आम आदमी के लिए? देखिए, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आज़ादी कोई ऐसा इनाम नहीं है जो राज्य अपने नागरिकों को खैरात में बांटता है। ये इंसान का प्राकृतिक अधिकार है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 स्पष्ट रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जब तक किसी व्यक्ति पर अदालत में दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक वो निर्दोष है। बिल्कुल, कानून की नजर में वो पूरी तरह से निर्दोष है। हाल ही में जलालुद्दीन खान मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसी सिद्धांत को फिर से दोहराया है। अच्छा, लेकिन यहाँ ना एक व्यवहारिक सवाल उठता है। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर कोई व्यक्ति सच में खतरनाक है, हाँ। तो क्या महज इस सिद्धांत के नाम पर हम उसे आजाद छोड़ दें? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। हाँ, मतलब क्या मुकदमे से पहले की हिरासत, जिसे हम प्री ट्रायल डिटेंशन कहते हैं, वो हमेशा गलत ही होती है? नहीं, हमेशा गलत नहीं होती, लेकिन यहाँ हमें हिरासत के उद्देश्य को समझना होगा। मतलब मुकदमे से पहले किसी को जेल में रखने का मकसद उसे सजा देना नहीं है। सजा तो ट्रायल के बाद मिलेगी। बिल्कुल, सजा तो तब मिलेगी जब अपराध साबित होगा। प्री ट्रायल डिटेंशन के केवल 2 ही मुख्य और वैलिड कारण होते हैं। और वो क्या है? पहला तो ये सुनिश्चित करना कि आरोपी सुनवाई के दौरान अदालत से भागेगा नहीं, और दूसरा वो बाहर रहकर गवाहों को डराने या सबूतों को मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा, मतलब सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। हाँ, अगर ये दोनों खतरे नहीं है ना, तो किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद रखने का कोई तार्किक या कानूनी आधार नहीं बचता। केवल पुलिस की आशंका या समाज के दबाव में किसी की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। मैं समझ गया। यानी जेल में डालना एक एहतियाती कदम है, सजा का कोई ट्रेलर नहीं है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, एहतियाती कदम। लेकिन अगर आज़ादी नियम है तो राज्य की शक्तियों पर भी तो कोई लगाम होनी चाहिए ना। मतलब हमने देखा है जांच एजेंसियां अक्सर किसी भी मामले की जांच में महीनों लगा देती हैं। तो अगर जांच पूरी ही ना हो तो क्या वो व्यक्ति अनिश्चित काल तक जेल में रहेगा? हाँ, क्या वो सड़ता रहेगा अंदर? यहीं पर कानून एक बहुत ही सख्त संतुलन बनाता है, जिसे हम वैधानिक जमानत या डिफॉल्ट बेल कहते हैं। डिफॉल्ट बेल, ये कैसे काम करता है? तो देखिए, कानून जांच एजेंसियों को अनंत समय नहीं देता। अपराध की गंभीरता के आधार पर पुलिस के पास अपनी चार्जशीट दायर करने के लिए 60 दिन या अधिकतम 90 दिन का समय होता है। ओके, 60 या 90 दिन। हाँ, यदि अपराध में 10 साल से अधिक या आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है तो ये सीमा 90 दिन है।
बाकी छोटे मामलों में 60 दिन। इसका मतलब है कि ये राज्य के लिए एक टिकिंग क्लॉक की तरह है। बिल्कुल, एक उल्टी गिनती। तो अगर पुलिस इस 60 या 90 दिन की सीमा के भीतर जांच पूरी करके चार्जशीट पेश नहीं कर पाती है, तो क्या आरोपी का जेल में रहना अवैध हो जाएगा? एकदम अवैध। सटीक विश्लेषण है ये। जैसे ही 90वें दिन की आधी रात पार होती है और चार्जशीट दायर नहीं होती, तो क्या होता है? आरोपी के पक्ष में डिफॉल्ट बेल का एक ऐसा अटूट अधिकार जन्म लेता है जिसे कोई भी अदालत, जी हाँ, कोई भी अदालत खारिज नहीं कर सकती। अरे वाह, मतलब ये ऑटोमेटिक है। हाँ, राकेश कुमार पॉल मामले में इसे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। ये एक तरह से जांच एजेंसियों की सुस्ती के खिलाफ नागरिक को दिया गया सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन एक मिनट, नए कानूनों के आने के बाद तो इस मोर्चे पर कुछ ऐसा हुआ है जो थोड़ा चिंताजनक लगता है। आप स्प्लिट कस्टडी की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, जो ये नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, BNSS, इसमें टुकड़ों में हिरासत का नया प्रावधान है। पहले क्या नियम था कि पुलिस को गिरफ्तारी के बाद जो अधिकतम 15 दिन की पुलिस रिमांड मिलती थी, वो शुरुआती 15 दिनों में लगातार लेनी होती थी। हाँ, लगातार। लेकिन अब नए कानून की धारा 187 के तहत पुलिस इस 15 दिन की कस्टडी को शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान कभी भी टुकड़ों में मांग सकती है। हाँ, और ये बदलाव हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के सबसे विवादास्पद हिस्सों में से एक बन गया है। मतलब ये तो बहुत डरावना है। डरावना तो है, लेकिन इसके पीछे के तर्क को समझने के लिए हमें सेंथिल बालाजी केस को देखना होगा। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? देखिए, अदालतों और जांच एजेंसियों का तर्क ये है कि आजकल के अपराध, विशेषकर जो आर्थिक घोटाले या साइबर अपराध होते हैं, वो इतने जटिल होते हैं कि पुलिस को सबूत जुटाने में समय लगता है। साइबर क्राइम्स तो पेचीदा होते ही हैं। अब मान लीजिए पुलिस ने पहले 5 दिन पूछताछ की, फिर उन्हें कुछ नए दस्तावेज खंगालने में 15 दिन लग गए। और फिर नए सुराग मिले। बिल्कुल। अब जब नए सुराग मिले तो उन्हें आरोपी से दोबारा पूछताछ करने की जरूरत है। लेकिन पुरानी व्यवस्था में क्या था कि 15 दिन बीत जाने के बाद पुलिस उसे दोबारा अपनी कस्टडी में नहीं ले सकती थी। ओहो, तो इसलिए ये नई व्यवस्था लाई गई ताकि जांच प्रभावी हो सके। हाँ, उनका तर्क यही है। लेकिन जरा इसके मनोवैज्ञानिक और जमीनी असर के बारे में सोचिए। हाँ, वो एक अलग ही पहलू है। मतलब जब कोई आरोपी पुलिस कस्टडी में होता है तो वो पूरी तरह से जांच अधिकारी के नियंत्रण में होता है, जो कि एक बहुत तनावपूर्ण स्थिति होती है, बिना किसी शक के। इसके उलट जब वो न्यायिक हिरासत में होता है, जुडिशियल कस्टडी में, हाँ। तो वो अदालत के संरक्षण में जेल में होता है। हाँ, वहाँ पुलिस उससे सीधे पूछताछ नहीं कर सकती। तो अगर पुलिस 60 दिनों तक कभी भी आरोपी को जेल से निकालकर वापस थाने ला सकती है, हाँ। तो ये तो उसके सिर पर एक लटकती हुई तलवार की तरह हो गया ना। बिल्कुल। मतलब इस अनिश्चितता का इस्तेमाल तो आरोपी का मनोबल तोड़ने के लिए आराम से किया जा सकता है। पुलिस तो 60 दिनों तक ये डर बनाए रख सकती है कि हम तुम्हें कभी भी वापस ला सकते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और इस खतरे को नकारा भी नहीं जा सकता। आपको पता है, जब इस नए कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, हाँ। तब संसदीय स्थायी समिति ने भी ठीक इसी बात पर बहुत गहरी आपत्ति जताई थी। अच्छा, उन्होंने भी ये पॉइंट उठाया था। हाँ, उनका स्पष्ट कहना था कि ये प्रावधान जांच एजेंसियों को उत्पीड़न का एक अनियंत्रित साधन दे सकता है। तो फिर उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं? उन्होंने सिफारिश की थी कि पुलिस को स्पष्ट कारण बताने चाहिए कि वो शुरुआती दिनों में पूछताछ क्यों नहीं कर पाई। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य जटिल मामलों को सुलझाना है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये पुलिस को काफी असीमित शक्तियां दे देता है। तो अब बचाव क्या है? अब ये पूरी तरह से अदालतों और मजिस्ट्रेटों पर निर्भर करेगा कि वो हर बार कस्टडी देते समय पुलिस से कड़े सवाल पूछें। तभी इस शक्ति का दुरुपयोग रुक सकता है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अदालतों पर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब गिरफ्तारी और हिरासत के नियम इतने सख्त हो सकते हैं, तो क्या गिरफ्तारी से बचने का भी कोई तरीका है? आप किस स्थिति की बात कर रहे हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति को पूरी तरह से पता है कि उसे एक झूठे और मनगढ़ंत केस में फंसाया जा रहा है, तो यहाँ अग्रिम जमानत या जिसे एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं, उसका क्या रोल है? अग्रिम जमानत की जो अवधारणा है ना, वो इसी डर को दूर करने के लिए बनाई गई थी। ओके। अगर किसी व्यक्ति को ये आशंका है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में दुर्भावनापूर्ण तरीके से, मतलब जानबूझकर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाकर पहले ही जमानत ले सकता है। पहले ही? मतलब अरेस्ट होने से पहले? हाँ, अरेस्ट होने से पहले। गुरबख्श सिंह सिब्या मामले में ये स्थापित किया गया था
कि ये प्रावधान व्यक्ति के सम्मान और आजादी की रक्षा के लिए है। ताकि झूठे मुकदमों से उसकी इज्जत खराब ना हो। बिल्कुल, किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नष्ट न किया जा सके। इससे ना एक उदाहरण से समझते हैं जो मुझे काफी दिलचस्प लगता है। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है और किसी रंजिश के चलते कोई उसके खिलाफ हजारों किलोमीटर दूर मान लीजिए बैंगलोर में एक एफआईआर दर्ज करा देता है। ये तो अक्सर होता है। अब बैंगलोर पुलिस उसे दिल्ली में गिरफ्तार करने आ रही है, तो वो दिल्ली की अदालत में बैंगलोर के केस की अग्रिम जमानत तो नहीं मांग सकता ना? तकनीकी रूप से नहीं। और बैंगलोर जाने के रास्ते में उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे इतिहास के युद्धों में जब कोई दूत बातचीत के लिए दुश्मन के इलाके में जाता था। हाँ, तो उसे सफेद झंडा दिया जाता था। हाँ, एक सेफ कंडक्ट पास दिया जाता था जिससे उसे रास्ते में मारा ना जाए। तो क्या हमारे कानूनी सिस्टम में ऐसा कोई सेफ कंडक्ट पास है जो उसे बेंगलुरु की अदालत तक सुरक्षित पहुंचा सके? आपने बहुत ही प्रासंगिक तुलना की है। कानूनी भाषा में इस सेफ कंडक्ट पास को ट्रांजिट बेल कहा जाता है। ट्रांजिट बेल, मैंने सुना इसके बारे में। हाँ, दिलचस्प बात यह है ना कि पुराने सीआरपीसी में इसका कोई स्पष्ट या लिखित जिक्र नहीं था। अच्छा, तो ये कहाँ से आया? ये पूरी तरह से अदालतों द्वारा विकसित की गई एक व्यवस्था थी, लेकिन प्रिया इंदौरिया मामले ने इस प्रक्रिया को एक ठोस कानूनी आधार दिया। प्रिया इंदौरिया मामला। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने शहर, जैसे आपके उदाहरण में दिल्ली, की अदालत में जाकर एक सीमित समय के लिए ट्रांजिट बेल मांग सकता है। और फिर अदालत उसे मोहलत दे देती है? बिल्कुल, अदालत उसे कुछ दिनों की मोहलत दे देती है ताकि वो बिना गिरफ्तारी के डर के आराम से बेंगलोर जाकर वहां की सक्षम अदालत में नियमित अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सके। ये तो काफी तार्किक है, मतलब ये न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है। हाँ, हर किसी को अपना बचाव करने का हक है। लेकिन अग्रिम जमानत का ये जो कवच है, ये हर मामले में काम तो नहीं आ सकता ना? मतलब अगर अपराध बहुत ज्यादा विभत्स हो तो कानून का रुख भी तो बदलना चाहिए। और ऐसा हुआ भी है। नए कानूनों में आजादी और समाज की सुरक्षा के बीच एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींची गई है। नए बीएनएसएस में? हाँ, बीएनएसएस की धारा 482 में यदि मामला 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का है या 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का है, तो कानून अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। पूर्ण प्रतिबंध? जी, ऐसे मामलों में अदालत अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई भी नहीं कर सकती। ये दर्शाता है कि जहां व्यक्तिगत आजादी महत्वपूर्ण है, वहीं समाज के सबसे कमजोर और असुरक्षित वर्ग की रक्षा करना राज्य की उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। ऐसे संगीन मामलों में कोई इम्यूनिटी पास नहीं मिल सकता, और यही वो संतुलन है जो न्यायपालिका को हर दिन साधना पड़ता है। लेकिन देखिए, ये सारी दार्शनिक और कानूनी बातें ना कागज पर बहुत ही आदर्श लगती हैं। अब जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब जमानत नियम है, डिफॉल्ट बेल, ट्रांजिट बेल, सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब हम कागज से उठकर भारत की जेलों की ओर देखते हैं तो तस्वीर तो बिल्कुल उल्टी नजर आती है। ये सच है। मतलब आंकड़े बताते हैं कि हमारी जेलों में बंद 75% से अधिक लोग विचाराधीन कैदी या अंडर ट्रायल्स हैं। हाँ, 75% से भी ज्यादा। इन लोगों का अपराध अभी तक साबित भी नहीं हुआ है, फिर भी ये जेलों में ठूंसे हुए हैं। तो अगर कानून आजादी की इतनी वकालत करता है तो जेलें उन लोगों से क्यों भरी हैं जिन्हें दोषी ठहराया ही नहीं गया है? ये हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के सबसे बड़ी विफलता है और सबसे गहरी त्रासदी भी। और मैं आपको बता दूं, इसका मुख्य कारण कानून की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? पुलिस की कार्यप्रणाली। दशकों से ये माना जाता रहा है कि एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी करना पुलिस का पहला काम है। हाँ, पुलिस को लगता है अरेस्ट नहीं किया तो काम क्या किया। बिल्कुल, और इस ऑटोमेटिक गिरफ्तारी की प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट को अरनेश कुमार बनाम बिहार मामले में सख्त दिशा निर्देश जारी करने पड़े थे। अरे, ये तो वही मामला है ना जहां दहेज उत्पीड़न या धारा 498A के मामलों में पुलिस पूरे के पूरे परिवार को तुरंत गिरफ्तार कर लेती थी, पति, सास, ससुर, सबको। हाँ, बिल्कुल वही मामला है। अदालत ने इसमें स्पष्ट किया कि जिन अपराधों में सजा 7 साल तक है, वहां गिरफ्तारी रूटीन तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो फिर पुलिस को क्या करना होता है? पुलिस को एक चेकलिस्ट भरनी होती है और ये लिखित में साबित करना होता है कि गिरफ्तारी वाकई जरूरी क्यों है। मतलब उन्हें कारण देना होगा। हाँ, क्या आरोपी भागने वाला है, क्या वो सबूत नष्ट कर रहा है,
अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिर्फ इसलिए कि पुलिस के पास गिरफ्तारी की शक्ति है वो किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसी तरह सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश मामले में भी अदालत ने इस भ्रम को तोड़ा है। कैसा भ्रम? ये भ्रम कि जांच पूरी होने और चार्जशीट दाखिल होने के समय आरोपी का हिरासत में होना जरूरी है। अच्छा, मतलब पुलिस कहती थी कि अब चार्जशीट देनी है तो पहले अरेस्ट करके लाओ। हाँ, लेकिन अदालत ने कहा कि अगर आरोपी ने पूरी जांच के दौरान सहयोग किया है और वो भागा नहीं है तो अंत में उसे केवल अदालत के सामने पेश करने के लिए गिरफ्तार करना ये पूरी तरह से अतार्किक और गैर जरूरी है। वाओ, ये फैसले तो बहुत अहम हैं। हैं तो अहम, लेकिन जो लोग पहले से ही जेलों की चक्की पीस रहे हैं, जो सालों से अपने मुकदमों की सुनवाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तो ये फैसले कोई मायने नहीं रखते ना। उनके लिए तो न्याय में देरी ही अन्याय बन चुकी है। बिल्कुल। ऐसे में क्या इन नए कानूनों में बीएनएसएस में इन विचाराधीन कैदियों के लिए कोई ठोस राहत है? हाँ, एक बहुत बड़ी राहत है। इस दिशा में नए कानून ने बीएनएसएस की धारा 479 में एक ऐसा प्रावधान किया है जिसे अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो वो जेल सुधारों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। वो क्या है, जरा विस्तार से समझाइए। तो पुरानी व्यवस्था में नियम था कि अगर कोई अंडर ट्रायल अपने संभावित अपराध की अधिकतम सजा का आधा हिस्सा जेल में काट चुका है तो उसे जमानत पर छोड़ना होता था। मतलब अगर 6 साल की सजा हो सकती है और वो 3 साल जेल में रह चुका है, बिना ट्रायल पूरे हुए, तो उसे बेल मिल जाएगी। हाँ, लेकिन नए कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार अपराध करने वालों के लिए, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, उनके लिए इस सीमा को घटाकर 1/3 कर दिया गया है। 1/3। रुकिए, अगर हम इसका गणित आंकें तो ये सच में बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल है। मतलब मान लीजिए किसी पर ऐसा आरोप है जिसकी अधिकतम सजा 3 साल है। वो व्यक्ति पहली बार अरेस्ट हुआ है, तो अगर वो ट्रायल का इंतजार करते हुए महज 1 साल जेल में बिता चुका है तो उसे अनिवार्य रूप से जमानत देनी ही होगी। एकदम सही पकड़ा आपने, देनी ही होगी। इसका सीधा असर तो ये होगा कि हजारों की संख्या में वो कैदी तुरंत रिहा हो जाएंगे जो छोटे मोटे मामलों में महीनों से सड़ रहे हैं। ये तो रातों रात जेलों की भीड़ को काफी हद तक कम कर सकता है। आपका आकलन पूरी तरह से सटीक है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके प्रभाव को समझते हुए हाल ही में एक आदेश पारित किया है। क्या आदेश? उन्होंने कहा है कि इस नए और लाभकारी प्रावधान को पूरे देश की जेलों में तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अरे वाह। जी, जेल अधीक्षकों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वो ऐसे कैदियों की सूची बनाएं और उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू करें। ये तो बहुत ही सकारात्मक कदम है। मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम अब केवल सजा देने पर नहीं बल्कि मानवीय आधार पर भी काम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है हमारी न्याय प्रणाली में। लेकिन अब तक की हमारी चर्चा सुनकर ना किसी को भी ऐसा लग सकता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था दिन ब दिन उदार होती जा रही है। मतलब हर जगह आजादी को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा हमेशा होता है? आपका इशारा किस तरफ है? मतलब जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, आतंकवाद की हो या हजारों करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की हो, तो क्या वहां भी बेल नियम है वाला सिद्धांत लागू होता है? यहीं पर कानून का पूरा दर्शन ना 180 डिग्री घूम जाता है। मतलब पूरी तरह से उल्टा? बिल्कुल उल्टा। जब हम पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम या यूएपीए जो आतंकवाद के लिए है या एनडीपीएस जैसे विशेष कानूनों की बात करते हैं तो वहां जमानत नियम है का सिद्धांत बिल्कुल काम नहीं करता। तो वहां क्या काम करता है? इन कानूनों में बेल मिलना अपवाद नहीं बल्कि लगभग एक चमत्कार के समान हो जाता है। ऐसा क्यों? मतलब क्या वहां न्याय की परिभाषा ही अलग है? देखिए, इन विशेष कानूनों के पीछे का जो तंत्र है वो सामान्य कानूनों से बहुत अलग है। कैसे? सामान्य कानूनों में जमानत देते समय ये अभियोजन पक्ष या पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो अदालत में ये साबित करे कि आरोपी को आजाद क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, पुलिस को साबित करना होता है कि खतरनाक है। लेकिन इन विशेष कानूनों में ना ट्विन कंडीशंस या दोहरी शर्तें लागू होती हैं। ट्विन कंडीशंस? ये क्या होती हैं? इसमें पूरा का पूरा बोझ आरोपी के कंधों पर डाल दिया जाता है। पहली शर्त यह है कि जमानत का विरोध करने के लिए सरकारी वकील को सुना जाएगा। वो तो सामान्य है।
और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि अदालत को जमानत देते समय ये विश्वास होना चाहिए कि आरोपी निर्दोष है और वो बाहर जाकर कोई अपराध नहीं करेगा। एक मिनट, ये तो न्याय के मूलभूत सिद्धांत को ही पलट देता है। कैसे? अरे मुकदमा अभी शुरू ही नहीं हुआ, किसी गवाह से पूछताछ नहीं हुई, कोई सबूत साबित नहीं हुआ, और आप कह रही हैं कि अदालत को जमानत देने के लिए पहले से ही ये मान लेना होगा कि व्यक्ति निर्दोष है। हाँ, कानून यही कहता है। ये तो निर्दोष जब तक दोषी साबित ना हो, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उस सिद्धांत की सरेआम हत्या है। ये तो एक तरह से ट्रायल से पहले ही सजा सुनाने जैसा हो गया ना। आपकी आपत्ति बहुत स्वाभाविक है, और आपको पता है निकेश ताराचंद शाम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ठीक इसी तर्क के आधार पर पीएमएलए की इन दोहरी शर्तों को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया था। अच्छा, तो फिर अब ये वापस कैसे आ गई? क्योंकि बाद में विधायिका ने मतलब संसद ने कानून में संशोधन करके इन शर्तों को वापस शामिल कर दिया। लेकिन क्यों? इसके पीछे तर्क क्या है राज्य का? राज्य का तर्क ये है कि जो सामान्य कानून होते हैं वो दंडात्मक या प्यूनिटिव होते हैं, यानी अपराध होने के बाद सजा देना। लेकिन यूएपीए या पीएमएलए जैसे कानून निवारक या प्रिवेंटिव हैं। मतलब अपराध को होने से रोकना। बिल्कुल। इनका उद्देश्य किसी बड़े आतंकवादी हमले को रोकना या देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले काले धन को देश से बाहर जाने से रोकना है। मैं समझ रहा हूँ। राज्य का मानना है कि आतंकवाद या आर्थिक अपराधों से समाज को जो खतरा है वो इतना बड़ा है कि वहां एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी को पीछे रखना ही पड़ता है। बाप रे, ये तो राज्य की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच एक बहुत ही भयानक रस्साकशी है। हाँ, और ये चलती रहती है। मतलब एक तरफ राज्य कहता है कि हमें समाज को बचाना है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। ये एक कड़वा सच है हमारे सिस्टम का, और इसीलिए इन मामलों में न्यायाधीशों की भूमिका सबसे ज्यादा कठिन हो जाती है। उन्हें बेहद बारीकी से ये देखना होता है कि जांच एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण से ना एक बात तो बहुत स्पष्ट होकर उभरती है। वो क्या? कि पुराने सीआरपीसी से नए बीएनएसएस तक का ये जो सफर है, ये केवल दस्तावेजों पर नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये न्याय की गति को तेज करने, विचाराधीन कैदियों को राहत देने और राज्य की जांच शक्तियों को एक नया आकार देने का एक बहुत विशाल प्रयास है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, शक्तियों के साथ हमेशा दुरुपयोग का खतरा जुड़ा होता है, चाहे वो स्प्लिट कस्टडी हो या विशेष कानूनों की वो दोहरी शर्तें। हाँ, और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी। न्यायपालिका की सतर्कता के बिना कोई भी कानून, चाहे वो कितना भी प्रगतिशील क्यों ना हो, आजादी की रक्षा नहीं कर सकता। बहुत सही बात कही आपने। अब इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले ना, मेरे मन में भविष्य की ओर देखते हुए एक विचार आ रहा है। अच्छा, क्या विचार है? देखिए, आज हम उस दौर में हैं जहां ई-प्रिजन, सॉफ्टवेयर, जीपीएस एंकल मॉनिटर्स और जो ये प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम होते हैं, ये तकनीकें बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं। हाँ, डिजिटल युग है। तो मैं सोच रहा था, क्या वो दिन दूर है जब इन विचाराधीन कैदियों के लिए इन कंक्रीट की दीवारों और लोहे की सलाखों वाली भौतिक जेलों की जरूरत ही खत्म हो जाए? ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। मतलब सोचिए ना, एक डिजिटल ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए किसी व्यक्ति को समाज में अपने परिवार के बीच रहते हुए हिरासत में रखा जा सके। वर्चुअल कस्टडी। हाँ, अगर ऐसा होता है तो आज़ादी, जमानत और जेल, इन तीनों की हमारी जो पूरी परिभाषा है वही बदल जाएगी। एक डिजिटल बाड़ लोहे की सलाखों की जगह ले लेगी। तकनीक का न्याय व्यवस्था में ये जो दखल है, ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत आज़ादी के नए आयाम खोलेगा। ये सच में एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ा है आपने श्रोताओं के लिए। हाँ, तो इसी भविष्योन्मुखी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको आज़ादी और कानून के इस जटिल ताने बाने को एक नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। बिल्कुल। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।